नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास चर्चा के लिए कई दिलचस्प विषय हैं। मतलब भारत की आसमान छूती अंतरिक्ष योजनाओं से लेकर जमीन से जुड़ी कुछ जटिल सामाजिक सच्चाइयों तक, और साथ ही पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और दुनिया भर की कुछ अहम खबरें भी देखेंगे। तो हमारा इरादा है इन सभी स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और नजरिए को सामने लाना, ताकि ये जो पेचीदा मामले हैं इन्हें आसानी से समझा जा सके। चलिए इसी के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं से। सुनने में आया कि इसरो एक नए बहुत बड़े रॉकेट पर काम कर रहा है, LMLV। ये नाम कुछ नया सा है जी। LMLV यानी लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो का जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है NGLV, उसी का एक एडवांस्ड रूप माना जा रहा है। और विशाल कितना? आप अंदाजा लगाइए, करीब 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। 40 मंजिला? बाप रे। हाँ, तो जाहिर है इतने बड़े रॉकेट का लक्ष्य भी बड़ा होगा, खासतौर पर चंद्रमा मिशन। और इसमें सोचिए 2040 तक भारत के पहले मानव युक्त चंद्र मिशन की योजना भी शामिल है। इसकी ताकत भी कमाल की बताई जा रही है। ये करीब 80 टन वजन पृथ्वी की निचली कक्षा, जिसे लियो कहते हैं, वहां तक ले जा सकता है। 80 टन? या फिर लगभग 27 टन वजन सीधे चंद्रमा तक। ये तो मौजूदा रॉकेट्स के मुकाबले मतलब बहुत ही ज्यादा है। इसमें 3 चरण होंगे। पहले 2 में तरल ईंधन, लिक्विड प्रोपेलेंट, और तीसरे सबसे ऊपरी चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल होगा। हाँ, क्रायोजेनिक, जो बेहद कम तापमान पर रखी गैसों से बनता है और रॉकेट को कई ज्यादा ताकत देता है। बिल्कुल, ये ISRO की क्षमता में एक जबरदस्त उछाल है, एक बहुत बड़ी छलांग कह सकते हैं। अगर मौजूदा लॉन्च व्हीकल से तुलना करें तो ये अंतर साफ दिखता है। देखिए, हमारे पास PSLV है, इसरो का भरोसेमंद वर्कहॉर्स। चंद्रयान 1, मंगल ऑर्बिटर मिशन, ये सब उसी से गए। हाँ, वो तो है ही। फिर GSLV है, जो संचार उपग्रहों को GTO तक, मतलब पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर दूर एक खास कक्षा तक ले जाता है। अच्छा। और LMV3 जो भारी है, चंद्रयान 2 और 3 जैसे मिशन इसी से गए। और जो भविष्य का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात है, उसके लिए भी यही सोचा गया है। अच्छा। छोटे सैटेलाइट्स के लिए SSLV भी है, लेकिन LMLV इन सब से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये क्षमता भारत को न केवल अपने महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों के लिए आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि मुझे लगता है कि भारी वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण के वैश्विक बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता देगी। सही कहा। अंतरिक्ष की इन ऊंचाइयों से उतरकर अब जरा जमीन पर भविष्य की एक और तकनीक को देखते हैं। महाराष्ट्र में हाइपरलूप की बात हो रही है। खबर है कि राज्य सरकार ने IIT मद्रास के एक स्टार्टअप टूटर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। हाँ, तो ये जो प्रस्तावित सिस्टम है ना, ये लीनियर इंडक्शन मोटर LIM तकनीक पर आधारित होगा, और ये जोड़ेगा नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पालघर जिले में जो नया वधावन पोर्ट बन रहा है उससे। अच्छा, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए। हाँ, अगर ये सफल होता है तो माल की ढुलाई में तो क्रांति आ सकती है। लेकिन ये हाइपरलूप आखिर है क्या भला? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है तो भविष्य की ही तकनीक, ये बात तो सही है। ये अवधारणा 2013 में स्पेसएक्स के CEO एलॉन मस्क ने रखी थी। अल्ट्रा हाई स्पीड रेल का एक नया रूप समझिए। इसमें मूल विचार ये है कि पॉड्स या कैप्सूल्स एक लगभग वैक्यूम ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन, मतलब चुंबकीय उत्तोलन के जरिए तैरते हुए चलेंगे, बिना हवा के प्रतिरोध के। हाँ, बिल्कुल बिना हवा के प्रतिरोध के, और इसीलिए बहुत तेज गति से। और ये काम कैसे करेगा? मतलब सुनने में तो बड़ा फैंटास्टिकल लग रहा है। सोचिए, एक सीलबंद ट्यूब जिसमें हवा का दबाव बहुत ही कम कर दिया गया हो, लगभग वैक्यूम जैसा माहौल। ठीक है। इस ट्यूब में पॉड्स चुंबकीय शक्ति से ऊपर उठकर बिना पटरी को छुए तैरते हैं, और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए लीनियर इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल होता है, जो बिना शोर किए इन्हें तेज रफ्तार देते हैं। कितनी रफ्तार? कहा जा रहा है कि सैद्धांतिक तौर पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार मुमकिन है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा? यानी मुंबई से पुणे शायद 25 मिनट में? हाँ, कागज पर तो यही लगता है। देखिए, इसके संभावित फायदे वाकई आकर्षक लगते हैं। जबरदस्त रफ्तार, ऊर्जा की बचत, शायद कार्बन उत्सर्जन भी ना हो, कम शोर
और माल ढुलाई के तरीकों में बुनियादी बदलाव लाने की क्षमता, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लगता तो है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है, इसमें चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पहली बात, ये अभी भी बड़े पैमाने पर एक अवधारणा ही है जिसे वास्तविक दुनिया में मतलब प्रैक्टिकली साबित होना बाकी है। अच्छा। दूसरी, लागत। अनुमान है कि सिर्फ तकनीक पर ही 25 से 27 मिलियन डॉलर प्रति मील का खर्च आ सकता है। ये बहुत ज्यादा है। बाप रे। सुरक्षा चिंताएं भी हैं। सोचिए अगर पॉड में आग लग जाए या कोई और इमरजेंसी हो तो यात्रियों को निकालना कितना मुश्किल होगा। ट्यूब में लगातार वैक्यूम बनाए रखना, वो अपने आप में एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। हाँ, ये तो है। फिर इसके लिए बिल्कुल सीधी जमीन चाहिए होगी। इससे जमीन अधिग्रहण की समस्याएं बढ़ सकती हैं। और भारत में तो ये वैसी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इसके लिए नए सुरक्षा नियम और मानक बनाने होंगे। अभी तो कुछ तय ही नहीं है। तो क्या ये चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि ये तकनीक, खासकर भारत जैसे देश में जहां जमीन और लागत दोनों बड़ी बाधाएं हैं, क्या ये कभी हकीकत बन भी पाएगी? आपको क्या लगता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए भारी निवेश चाहिए, लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है और एक स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का IIT मद्रास के स्टार्टअप के साथ सहयोग, हाँ, ये इसी दिशा में एक कदम जरूर है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। देखना होगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट कितना सफल रहता है। चलिए, भविष्य की तकनीक से हटकर अब एक ऐसी जमीनी हकीकत पर आते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है और काफी जटिल भी है। भारत में आवारा कुत्तों की समस्या। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ, ये मुद्दा तो काफी गरमाया हुआ है आजकल। हाँ, और स्थिति वाकई चिंताजनक है। 2019 की पशुधन गणना बताती है कि भारत में करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते थे। अब शायद और बढ़ गए हों। 1.5 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और आक्रामक कुत्तों और रेबीज के बढ़ते मामलों ने नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये जानकर हैरानी होती है कि दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में 36% भारत में होती हैं। 36%? ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इनमें से लगभग सभी मामले कुत्तों के काटने या खरोचने से जुड़े होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश क्या कहते हैं? क्या इनसे कुछ स्थिति सुधरेगी? कुछ अहम बदलाव है इसमें। पहला, अब सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना गैर कानूनी होगा। अच्छा, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, इसके बजाय नगर निगमों को हर वार्ड में कुत्तों को खिलाने के लिए खास जगह बनानी होंगी, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स। दूसरा, कुत्तों की नसबंदी, डीवर्मिंग और टीकाकरण के बाद उन्हें वहीं वापस छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। लेकिन ये नियम रेबीज वाले, संदिग्ध रेबीज वाले या जो बहुत आक्रामक कुत्ते हैं उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का दायरा भी बढ़ाया है ताकि पूरे देश के लिए एक समान नीति बन सके। और हाँ, एक और बात, पशु प्रेमी अब नगर निगमों के जरिए सड़क कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को कानूनी और संवैधानिक नजरिए से देखना भी जरूरी है। एक तरफ संविधान स्थानीय नगरपालिकाओं को अनुच्छेद 243W के तहत आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने की जिम्मेदारी देता है। ठीक है। दूसरी तरफ संविधान में ही नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य भी है, अनुच्छेद 51AG, कि वे सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। हाँ, ये विरोधाभास तो है। बिल्कुल। फिर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत बने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 भी नसबंदी और टीकाकरण पर जोर देते हैं। पहले के अदालती फैसलों ने भी संतुलन बनाने की कोशिश की है। जैसे जल्लीकट्टू मामले में कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 को जानवरों तक विस्तृत किया था और एक अन्य मामले में सभी आवारा कुत्तों को मारने पर रोक लगाई थी। तो ये स्पष्ट रूप से सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नए निर्देश जमीनी स्तर पर लागू हो पाएंगे? और क्या ये दोनों पक्षों को, मतलब नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करने वालों और पशु प्रेमियों को संतुष्ट कर पाएंगे? ये व्यावहारिक रूप से कितना संभव है? देखिए, यही सबसे बड़ी चुनौती है। दिशा निर्देश बनाना एक बात है, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना दूसरी। नगर निगमों की क्षमता, उनके पास संसाधन कितने हैं और आम लोगों व पशु कल्याण समूहों के बीच सहयोग, ये सब मिलकर तय करेंगे कि ये निर्देश कितने सफल होते हैं।
संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है और इस मामले में ये विशेष रूप से कठिन है। बात तो सही है। खैर, कानूनी प्रावधानों की बात चली रही है तो एक और अनुच्छेद हाल में चर्चा में था, संविधान का अनुच्छेद 311। सुनने में आया कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने कथित आतंकी संबंधों के आरोप में 2 कर्मचारियों को इसी अनुच्छेद के एक खास प्रावधान के तहत बर्खास्त कर दिया। ये अनुच्छेद 311 आखिर है क्या? अनुच्छेद 311 मूल रूप से केंद्र या राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले जो सिविल सेवक होते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी, उनको पद से हटाने या रैंक कम करने के मामलों में एक तरह की प्रक्रियात्मक सुरक्षा देता है। ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें मनमाने ढंग से न हटाया जा सके। अच्छा, एक सेफगार्ड की तरह। हाँ, कह सकती हैं। इसके 2 हिस्से महत्वपूर्ण हैं। पहला, अनुच्छेद 311(1) ये कहता है कि किसी कर्मचारी को उसी अथॉरिटी द्वारा हटाया जा सकता है जिसने उसे नियुक्त किया हो, या उससे ऊंची अथॉरिटी द्वारा। नीचे की अथॉरिटी नहीं हटा सकती। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 311(2) ये सबसे अहम है। ये कहता है कि किसी भी सिविल सेवक को तब तक बर्खास्त, हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ आरोपों की जांच न हो, उसे आरोपों की जानकारी न दी जाए और उसे अपना पक्ष रखने का उचित मौका न मिले। ये एक बुनियादी सुरक्षा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो फिर जम्मू कश्मीर में बिना जांच की कार्रवाई कैसी हुई? ये तो इस नियम के खिलाफ हुआ ना? यहीं पर इस अनुच्छेद का एक अपवाद काम आता है। खंड 2C ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य के मामले में इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना व्यवहारिक या संभव नहीं है, तो वे बिना जांच प्रक्रिया का पालन किए भी कार्रवाई करने की अनुमति दे सकते हैं। ओह अच्छा, तो ये एक एक्सेप्शन है। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के मामले में इसी खंड का इस्तेमाल किया गया है। ये एक असाधारण प्रावधान है जिसका उपयोग केवल राज्य की सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों में ही किया जाता है, रूटीन मामलों में नहीं। समझ गया। अच्छा, अब जरा रुख बदलते हैं और पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की तरफ चलते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर आई है। हाँ, सुंदरबन के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBW, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के सुंदरबन टाइगर रिजर्व STR के क्षेत्र को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इस विस्तार का मतलब क्या है? मतलब कितना बड़ा हो गया है अभी ये? इसका मतलब है कि STR अब क्षेत्र के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा हुआ? हाँ, पहले ये 7वें नंबर पर था। अब सिर्फ आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ही इससे बड़ा है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सुंदरबन अपने आप में खास है ना, वो मैंग्रोव वाला इलाका। बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में है और दुनिया का इकलौता मैंग्रोव जंगल है, बांग्लादेश के हिस्से को मिलाकर, जहां बाघों की इतनी अच्छी आबादी रहती है। हाँ। इसकी सीमाएं पूर्व में बांग्लादेश से लगती हैं, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में मतला नदी है और उत्तर पश्चिम में बिदिया और गोमती नदियां। इसका नेशनल पार्क वाला हिस्सा तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है। अच्छा, किसी टाइगर रिजर्व की सीमाओं को बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? ये ऐसे ही हो जाता है या कोई नियम है? नहीं, इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आती है, सेक्शन 38V और 38W1 में। अच्छा। पहले राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA सैद्धांतिक मंजूरी देकर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगता है। NTCA अपनी पूरी जांच के बाद सिफारिश राज्य को भेजता है और फिर राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। और सीमाओं में किसी भी बदलाव के लिए, जैसा सुंदरबन के मामले में हुआ, NTCA की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL का अनुमोदन, ये दोनों जरूरी होते हैं। समझ गया। तो एक तरफ सुंदरबन में संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार से चिंता की खबरें हैं। वहां एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना जिसे GNIP कहा जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये खबर भी चिंताजनक है। हाल ही में वहां की आदिवासी परिषद ने कहा है कि इस निकोबार परियोजना के लिए आदिवासी समुदायों के जो वन अधिकार हैं, उनका निपटारा अब तक नहीं किया गया है। ये GNIP परियोजना आखिर है क्या? इसमें क्या क्या शामिल है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर एक बहुत बड़ी
मेगा परियोजना है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब जहां बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में माल उतारा चढ़ाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पूरी टाउनशिप और एक बड़ा बिजली संयंत्र, करीब 450 MVA का, गैस और सौर आधारित। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम NIIDCO लागू कर रहा है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी योजना लग रही है। है तो बहुत बड़ी, और यही चिंता के कई पहलू हैं। पहला, ये परियोजना एक ऐसे क्षेत्र में है जो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, और शायद ज्यादा गंभीर, ये कि इस द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी जैसी विशेष रूप से कमजोर जनजातियां रहती हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। तो इस विशाल परियोजना से उनके जीवन, उनकी संस्कृति और उनके पारंपरिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। ये फिर से वही बात आ गई, विकास बनाम संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन साधने की चुनौती। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल काम है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बात अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपने मुद्रास्फीति यानी महंगाई को काबू में रखने के मौजूदा ढांचे की समीक्षा कर रहा है। इसे लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, FIT कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। RBI ने हाल ही में एक चर्चा पत्र जारी करके इस FIT ढांचे की दूसरी पंचवर्षीय समीक्षा शुरू की है। ये ढांचा मई 2016 में RBI एक्ट में संशोधन करके लागू किया गया था। इसका सीधा मकसद है महंगाई दर को एक तय सीमा के अंदर रखना। फिलहाल ये सीमा 4% है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है, मतलब 2% से 6% के बीच। अच्छा, 4 ± 2%। हाँ, लेकिन साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य का भी ध्यान रखना। इसीलिए इसे लचीला यानी फ्लेक्सिबल कहा जाता है, सिर्फ महंगाई पर ही फोकस नहीं है। तो पिछले करीब 8-9 सालों में ये ढांचा कितना सफल रहा? क्या कहता है RBI का पेपर? देखिए, अनुभव मिला जुला रहा है। 2016 में जब ये शुरू हुआ, तब से लेकर 2019 के अंत तक महंगाई दर काफी हद तक काबू में रही, औसतन 4% के आसपास ही। लेकिन 2020 के बाद पहले महामारी आई, फिर रूस-यूक्रेन युद्ध हुआ। इसके कारण खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में जो उछाल आया, उससे महंगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा यानी 6% को भी पार कर गई। हाँ, वो दौर तो याद है, काफी मुश्किल था। बिल्कुल। हालांकि बाद में सरकार ने सप्लाई साइड पर कुछ कदम उठाए, RBI ने अपनी मौद्रिक नीति सख्त की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चीजों के दाम गिरे, तो उससे महंगाई फिर कुछ कम हुई। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? इस चर्चा पत्र का मुख्य निष्कर्ष यही लगता है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में जो बड़ी आर्थिक उथल-पुथल और चुनौतियां आईं, उनके बावजूद इस FIT ढांचे ने भारत में कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मतलब ओवरऑल मदद की है। अब समीक्षा ये देखेगी कि क्या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है, जैसे लक्ष्य की सीमा बदलने की या ध्यान देने वाले अन्य कारक शामिल करने की। दिलचस्प है। चलिए, अब दुनिया भर की कुछ और अहम सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आपने कुछ जरूरी खबरें चुनी है? हाँ, कुछ खास घटनाक्रम है जिन पर बात करनी चाहिए। पहला, ड्रूजा पाइपलाइन। ये दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइनों में से एक है, जो रूस से यूरोप तक तेल ले जाती है। हाल ही में यूक्रेन के कथित हमले के कारण इसके जरिए हंगरी और स्लोवाकिया को होने वाली रूसी तेल की सप्लाई रुक गई थी। अच्छा, तो इसका असर पड़ा होगा यूरोप पर? हाँ, ये घटना यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा और रूस-यूक्रेन संघर्ष के व्यापक असर को दिखाती है। दूसरा, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम है। हाँ, इसका जिक्र पहले भी हुआ है। हाँ, तो खबर यह है कि इसके लिए उन्नत जेट इंजन बनाने के लिए भारत फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ मिलकर काम करेगा। ये विमान स्टेल्थ तकनीक मतलब रडार से बचने की क्षमता, सुपर क्रूज यानी बिना अतिरिक्त ईंधन जलाए सुपरसोनिक उड़ान। बिल्कुल। साथ ही AI आधारित सिस्टम और उन्नत रडार से लैस होगा। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि इसके पूरी तरह तैयार होकर सेना में शामिल होने में अभी 1 दशक लग सकता है।
शायद 2034-35 तक। लंबा प्रोजेक्ट है। तीसरा मानवीय संकट से जुड़ी एक गंभीर रिपोर्ट है आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की। इसने आधिकारिक तौर पर गाजा में अकाल की पुष्टि की है। गाजा में अकाल? हाँ, जहां लाखों लोग भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे हैं। आईपीसी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो खाद्य असुरक्षा की गंभीरता को मापता है। ये स्थिति उस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के भयानक मानवीय परिणामों को उजागर करती है। ये तो बहुत दुखद खबर है। और चौथा, पृथ्वी के दक्षिणी छोर से ड्रेक पैसेज में हाल ही में 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। ड्रेक पैसेज, ये कहाँ है? यह मार्ग दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। ये अपने तूफानी मौसम के लिए जाना जाता है। ये भूकंप हमें पृथ्वी की भूगर्भीय सक्रियता की याद दिलाता है। ये तो काफी विविध और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो दिखाते हैं कि दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है ना? ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, मानवीय संकट, प्राकृतिक आपदाएं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने काफी लंबा सफर तय किया। इसरो के विशाल रॉकेट LMV और हाइपरलूप जैसी भविष्य की तकनीकों की ऊंची उड़ानों से लेकर आवारा कुत्तों के प्रबंधन और ग्रेट निकोबार में विकास बनाम संरक्षण जैसी जमीनी हकीकतों तक हमने कानूनी बारीकियों, आर्थिक नीतियों और दुनिया भर की अहम घटनाओं पर भी नजर डाली। हाँ, आज की बातचीत में तकनीकी संभावनाओं जैसे LMV, हाइपरलूप, AMCA से लेकर सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे आवारा कुत्तों का मुद्दा या जनजातीय अधिकार और पर्यावरणीय चिंताओं जैसे सुंदरबन, ग्रेट निकोबार या फिर जलवायु परिवर्तन का असर जैसे स्पेन की आग, कई पहलू सामने आए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे हमारी तकनीकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, क्या हम उनके सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक परिणामों को समझने और संभालने के लिए भी उसी गति से तैयार हो रहे हैं? चाहे वो अंतरिक्ष अन्वेषण की लागत और लाभ हो, या नई परिवहन प्रणालियों का जमीनी प्रभाव, या फिर विकास परियोजनाओं का स्थानीय समुदायों पर असर, ये सवाल महत्वपूर्ण है। सही बात है। और साथ ही ड्रूज़बा पाइपलाइन का रुक ना हो, गाजा का अकाल हो या ड्रेक पैसेज का भूकंप, ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम एक वैश्विक समुदाय के रूप में कितने परस्पर निर्भर हैं और हम सबको मिलकर ही साझा चुनौतियों का सामना करना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और अहम विषयों के साथ। नमस्कार। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।